इमेजिन करिए आप एक लंबे और थके हुए दिन के बाद अपने घर वापस लौट रहे हैं। आपके रास्ते में एक बड़ा सा ब्रिज पड़ता है, एक ऐसी मैसिव स्ट्रक्चर जिसे बनाने में आपके टैक्स के करोड़ों रुपए लगे हैं। आपको लगता है कि अगले कुछ घंटों में आप अपने घर सुरक्षित होंगे, लेकिन अगले ही सेकेंड उस ब्रिज की कंक्रीट क्रैक होती है, स्टील स्नैप्स होती है और पूरा का पूरा ब्रिज देखते ही देखते नदी में समा जाता है। जून 2024 में एक ऐसा शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया जिसे सुनकर सब दंग रह गए। केवल बिहार स्टेट में 21 दिनों के अंदर 12 ब्रिज गिर गए। और ये केवल एक स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, बात चाहे उत्तराखंड के हाईवेज के बह जाने की हो या दिल्ली के एयरपोर्ट के रूफ कोलैप्स की हो। ऐसा कोई भी इंसिडेंट जब इंडिया में होता है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास बना बनाया रेडीमेड बहाना होता है, एक्ट ऑफ गॉड। सारा का सारा ब्लेम भारी बारिश, सडन फ्लड्स या फिर खराब मौसम पर बड़ी आसानी से डाल दिया जाता है। देखिए, किसी ब्रिज के गिरने की वजह समझने के लिए पहले पॉलिटिक्स को साइड में रखकर बेसिक इंजीनियरिंग को समझना होगा कि आखिरकार हजारों टन का कोई स्ट्रक्चर बिना हिले डुले अपने स्थान पर कैसे खड़ा रहता है। तो कोई भी ब्रिज बेसिकली स्ट्रेस के बैलेंस पर टिका होता है, जिनमें पहला है कंप्रेशन, जिसका मतलब होता है एक दूसरे को दबाना, और जो दूसरा फोर्स है वो होता है टेंशन, अर्थात एक दूसरे को खींचना। कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन झेलने में बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप ब्रिज पर हजारों टन वेट डाल दीजिए तब भी वो नहीं टूटेगा, लेकिन जो कंक्रीट है वो टेंस फोर्स है, उसे झेलने में बहुत कमजोर होता है। अगर प्रेशर देकर कंक्रीट को खींचेंगे तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने रेनफोर्स कंक्रीट बनाया। वो कंक्रीट के अंदर हाई स्ट्रेंथ स्टील बार्स यानी कि सरिया डाल देते हैं। कंक्रीट वेट संभालता है और स्टील खिंचाव को कंट्रोल करता है। अगर दोनों की क्वालिटी परफेक्ट हो तो कोई भी ब्रिज आराम से 80 से 100 साल तक आराम से चल सकता है, लेकिन हमारे ब्रिज तो 2-3 साल में ही ढह जा रहे हैं। इवन कुछ ब्रिज तो जिनका कल उद्घाटन होना है वो आज ढह जा रहे हैं। मैं बात करूं बिहार के अगुवानी सुल्तानगंज ब्रिज की, जो गंगा नदी पर बन रहा था, जिसकी कॉस्ट मोर देन 1700 करोड़ रुपीस थी। 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार धराशायी हो चुका। सबसे पहले अप्रैल 2022 में इसका एक हिस्सा टूट गया, उसके बाद जून 2023 में इसका बड़ा हिस्सा भी टूटकर नदी में समा गया। आईआईटी रुड़की और एनआईटी पटना ने इसकी साइट का इंस्पेक्शन किया तो पता चला कि पिलर्स के डिजाइन में ही स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स थे। वो जितना वेट उन पर डाला गया था वो पिलर्स उतना वेट उठाने के लिए रेडी ही नहीं थे। जो कंक्रीट मिक्स यूज किया गया था वो लो सब स्टैंडर्ड का था, बहुत घटिया क्वालिटी का था, जिसकी वजह से पिलर्स में एयर पॉकेट्स यानी कि खाली जगह पड़ गई थी। और जब मानसून में पानी का प्रेशर बढ़ा वैसे ही कंक्रीट पानी के साथ बह गया। और इसी के चलते एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो ब्रिटिश ने जब रूल कर रहे थे वो इंडिया पे, तब उन्होंने जो पिलर्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बनाए वो 100-200 साल बाद भी आज भी सही सलामत खड़े हैं, लेकिन हमारे सुपर कंप्यूटर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनने वाले ब्रिज इनॉग्रेशन से पहले ही ढेर हो जाते हैं। इंजीनियरिंग से हटकर अगर पैसों की बात करें तो एक पब्लिक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट अनाउंसमेंट से लेकर मलबे की ढेरी कैसे बन जाता है, इसका जवाब छुपा है गवर्नमेंट टेंडर सिस्टम में। ऑन पेपर प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर किसी प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट को स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले गवर्नमेंट एक एडवर्टाइजमेंट निकालती है, उसके बाद कंपनियां अपनी रेट सबमिट करते हैं, जिसका मतलब होता है कि हर कंपनी गवर्नमेंट को ये बताती है कि हम इतने पैसों में आपका ये प्रोजेक्ट करके आपको दे देंगे। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है कि L1 सिस्टम लागू करती है। L1 सिस्टम मतलब लोवेस्ट बिडर, जिसका आसान शब्दों में मतलब ये होता है कि जो कंपनी गवर्नमेंट को ये वादा करे गवर्नमेंट से कि हम सबसे कम पैसों में आपका जो ये प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट करके आपको दे देंगे, तो गवर्नमेंट उसी कंपनी को ये प्रोजेक्ट सौंप देती है।
कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए बहुत से कॉन्ट्रैक्टर डिलिबरेटली बहुत कम बिड करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रोजेक्ट 100 करोड़ रुपीस का है तो वो 75 करोड़ रुपीस ही बोल देंगे गवर्नमेंट को कि हम आपको ये प्रोजेक्ट 75 करोड़ रुपीस में ही कंप्लीट करके दे देंगे। मान लीजिए एक हाई क्वालिटी ब्रिज बनाने की एक्चुअल ऑनेस्ट कॉस्ट, जिसमें प्रीमियम क्वालिटी सीमेंट, अच्छी सरिया और अच्छी क्वालिटी का सारा मटेरियल और लेबर की सही वेजेस और कॉन्ट्रैक्टर का जेन्युइन 10% का प्रॉफिट शामिल करते हुए 100 करोड़ रुपीज आते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम यहाँ आती है कि L1 सिस्टम के कारण, जो लोवेस्ट बिडर सिस्टम इंडिया में काम करता है, इसके कारण एक तो कॉन्ट्रैक्टर पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को कम रुपए में बनाकर देने का वादा करते हैं। जैसे मान लीजिए 100 करोड़ का जेन्युइनली ऑनेस्ट कॉस्ट आती है तो उसको बोल देंगे 75 करोड़ रुपीस में हम आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे देंगे। तो आप कल्पना करिए कि जो प्रोजेक्ट जिसमें 100 करोड़ रुपीस का मटेरियल लगना है, वो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि अब मैं 75 करोड़ रुपीस में ये कंप्लीट करके आपको दे दूँ। तब तो जो शुरू होने से पहले ही कॉन्ट्रैक्टर 25 करोड़ रुपए के नुकसान में है। और अब आती है सिस्टम की सबसे बड़ी बीमारी, द किकबैक सिस्टम, जिसका आसान शब्दों में मतलब ये होता है अपना बिल पास करवाना है तो हमारी जेब गर्म करो। इवन कई स्टेट्स में कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशंस ने प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर को स्वयं चिट्ठी लिखकर ये भेजा कि हमें अपना बिल पास करवाने के लिए भारी रिश्वत देनी पड़ती है। जैसे पॉलिटिकल मास्टर्स को 10 to 15%, पॉलिटिकल जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उन्हें 2 to 5%, और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं और इंजीनियर्स हैं उनको 5 to 10% तक रिश्वत देनी पड़ती है अपना बिल पास करवाने के लिए। आप इमेजिन करिए, जिस प्रोजेक्ट को 100 करोड़ रुपीस मिले थे कंप्लीट करने के लिए, उसमें 45 to 50 करोड़ रुपीस तो रिश्वत में चले गए। ब्रिज जिसे बनाने के लिए 100 करोड़ का मटेरियल चाहिए था, वो अब 45 करोड़ में ही बनाया जा रहा है। अब कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट कैसे निकालेगा? तो इसके लिए उसके सामने अब एक ही रास्ता बचता है, चोरी करना। तो वो अब लो क्वालिटी का सीमेंट मिलाएगा, लो क्वालिटी का सरिया लाएगा और साइट का इंस्पेक्शन किए बिना ही जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर है उसको पैसे खिलाकर बिना साइट की डेप्थ की, फाउंडेशन की प्रॉपर चेकिंग के ही सेफ्टी सर्टिफिकेट साइन करवा ले। कोई इंसिडेंट होता है तो हम किस पर गुस्सा निकालते हैं? हम उस कंपनी का नाम लेते हैं जिसका साइन बोर्ड वहाँ पे लगा होता है, लेकिन असल में उसके पीछे कोई और होता है। इसका जवाब छुपा है सब कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए एक मल्टीनेशनल कंपनी को 2000 करोड़ रुपए का एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट मिलता है, तो आपको क्या लगता है कि वो मल्टीनेशनल कंपनी ग्राउंड लेवल पर उतरकर वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी? नहीं, वो अपना 10% का मैनेजमेंट फीस काटकर उस प्रोजेक्ट को किसी रीजनल कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। और खेल यहाँ पे खत्म नहीं होता, वो रीजनल कंपनी अपना प्रॉफिट काट के किसी दूसरी रीजनल कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, और इसके बाद जो दूसरी कंपनी है जो उसको सब कॉन्ट्रैक्ट किया उसने, वो अब किसी लोकल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को जहाँ से सस्ते में काम हो जाए उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देगी काम करने के लिए। और उसके इंजीनियर्स ना तो उनके पास कोई डिग्री होती है और न ही उनके काम करने का तरीका ही अच्छा होता है। वो उनसे बस इतना ही कहा जाता है कि भाई तुम सस्ते से सस्ते माल में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो, और इसी कारण 2-3 साल में वो बिल्डिंग या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ढह जाता है। पिछले कुछ सालों का सबसे दर्दनाक एग्जाम्पल गुजरात का मोरबी ब्रिज कोलैप्स है, जिसमें 135 बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो क्या सच सामने। हिस्टोरिक सस्पेंशन ब्रिज के रिनोवेशन का काम मिला था, कॉन्ट्रैक्ट मिला था ओरेवा ग्रुप को, जो वॉल क्लॉक्स और ई बाइक्स बनाती है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आगे चलकर ओरेवा ने यह प्रोजेक्ट एक लोकल फर्म को दे दिया जो बिल्कुल ही अनक्वालिफाइड थी। उस लोकल फर्म ने पैसे बचाने के चक्कर में
ब्रिज के ऊपर ऊपर की चीज़ों को बदल दिया, नई स्टील की नई फ्लोरिंग लगा दी, जबकि जो मेन केबल थी जिसके ऊपर पूरे ब्रिज का लोड था उसको तो उसने बदला ही नहीं, और जिस पर जंग भी लग चुकी थी, और नई फ्लोरिंग से ब्रिज और भारी हो गया। और इसी कारण त्योहार के दिन जब वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई तो जंग लगी हुई केबल प्रेशर को, लोड को झेल नहीं पाई और वो टूट गई। कोई डॉक्टर लापरवाही करे और किसी पेशेंट की जान चली जाए तो उस डॉक्टर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और उस डॉक्टर को जेल तक हो जाती है। और अगर कोई पायलट प्लेन क्रैश कर दे तो उसके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है। तो जब कोई ब्रिज करप्शन की वजह से गिर जाता है तो बड़े नेताओं, पॉलिटिशियंस, बड़े ऑफिसर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को सज़ा क्यों नहीं मिलती। और अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे कि किसी भी डिजास्टर के बाद इंडिया में, हमारे देश में एक ही सेम पैटर्न फिक्स स्क्रिप्ट चलती है। जनता के सामने हाथ जोड़कर मुंह लटका कर आएंगे और बोलेंगे कि भाइयों और बहनों, जिन भाइयों और बहनों के साथ ये हुआ बहुत गलत हुआ, ये इससे मेरा दिल दुखी होता है, और वो उनके परिवारों के लिए 5 लाख रुपए का कम्पनसेशन का ऐलान करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट एक हाई इंक्वायरी कमेटी बैठाती है और वादा करती है कि गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। और उसके बाद क्या होता है कि पब्लिक का गुस्सा शांत करने के लिए 2-3 लोकल लेवल पे इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया जाए। और जैसे ही मीडिया का ध्यान किसी दूसरे टॉपिक पर जाता है, उन इंजीनियर्स को क्वाइटली बहाल कर दिया जाता है। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने उस बिल्डिंग को, उस ब्रिज को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया होता है, जो कोलैप्स हो जाता है, वो अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम बदलकर किसी और कंपनी के नाम से टेंडर लेने लगते हैं। हम जब भी सरकार को टैक्स देते हैं, चाहे वो हमारी इनकम पर हो, रोजमर्रा के सामान पर लगने वाली जीएसटी हो, या फिर हाईवेज पर दिया जाने वाला भारी टोल टैक्स हो, वो एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। हम अपना कमाया हुआ पैसा सरकार को इसलिए देते हैं ताकि वो हमें एक बेहतर और सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा सके। लेकिन यहाँ तो सरकार पब्लिक का पैसा लेकर पब्लिक की बार अगर आप किसी ब्रिज से गुजरें या किसी नई सड़क से सफ़र करें तो आप याद रखिएगा, उस ब्रिज और उन सड़कों पर दिखने वाले क्रैक्स केवल इंजीनियरिंग की ही गलती नहीं है, बल्कि वो हमारे करप्ट सिस्टम के निशान है। जब तक आप इन चीज़ों को एक इंसिडेंट, एक एक्सीडेंट समझते रहेंगे और इन पर सवाल नहीं उठाएंगे, याद रखिएगा, तब तक आपके और हमारे टैक्स का पैसा आने वाले हर मानसून में मलबे के रूप में नदी में बहता रहेगा। आपको क्या लगता है इस देश से स्ट्रक्चरल करप्शन को कैसे खत्म किया जा सकता है? अपना ओपिनियन देना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।